इस्माइल इब्राहिम पारकर मुंबई के नागपाड़ा इलाके में अपनी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ कस्टमर का इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो इस्माइल दाऊद इब्राहिम का जीजा था, पर अंडरवर्ल्ड से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। 26 जुलाई की दोपहर को इस्माइल के रेस्टोरेंट के बाहर एक मारुति वैन आकर रुकती है। मुंह पर रुमाल बांधे हुए कुछ लोग वैन में से उतरते हैं और काउंटर के पीछे बैठे इस्माइल पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस्माइल की मौके पर ही मौत हो जाती है। वैसे तो उन दिनों मुंबई की सड़कों पर किसी की हत्या हो जाना आम बात थी, पर इस एक हत्या ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी महिला डॉन को जन्म दिया जिसने करीब 10 साल तक मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया। ये कहानी है हसीना पारकर की, जिसे लोग गॉड मदर या आपा कहकर बुलाते थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कुल मिलाकर 9 भाई बहनें थी, जिसमें से 4 भाई दाऊद की डी गैंग में ही शामिल थे, पर 4 में से एक भी बहन को अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। दाऊद अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। 1980 के बाद तो दाऊद अक्सर हिंदुस्तान के बाहर रहकर ही डी कंपनी चला रहा था, पर इसके बावजूद अपनी सभी बहनों को रेगुलरली आर्थिक रूप से मदद भेजता रहता था। उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक आपसी कानून था, कोई भी गैंग अपने दुश्मन के घर वाले या पुलिस वालों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दाऊद के मुंबई में चाहे जितने भी दुश्मन हो, दाऊद की बहनें मुंबई में ही अपने परिवार के साथ शांति से जी रही थी। वैसे में दाऊद की छोटी बहन हसीना के पति इस्माइल पारकर की हत्या ने अब पूरी बाजी ही पलट दी। इस्माइल की हत्या डी कंपनी के कट्टर दुश्मन बीआरए गैंग के अरुण गवली ने करवाई थी। उस वक्त मुंबई में डी कंपनी के सबसे बड़ी दुश्मन थी बीआरए गैंग, जिसके मास्टरमाइंड थे बाबू रेशम, रामा नाइक और अरुण गवली। बाबू रेशम और रामा नाइक को मुंबई पुलिस ने जब एनकाउंटर में मार गिराया तो अरुण गवली बीआरए गैंग का सरगना बन गया। अरुण गवली बहुत शातिर दिमाग वाला था, लोग उसे डैडी नाम से जानते थे। वैसे में जब डी गैंग के गुर्गों ने अरुण के भाई बाप्पा गवली को मार दिया तो अरुण गवली ने अंडरवर्ल्ड का कानून तोड़ते हुए दाऊद के जीजा इस्माइल पारकर को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लिया। इस एक हत्या के बाद मुंबई में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक मुंबई का फेमस जेजे हॉस्पिटल शूटआउट और दूसरा हसीना पारकर की अंडरवर्ल्ड में एंट्री। इस्माइल पारकर के शूटर शैलेश और विपिन मुंबई की जेजे अस्पताल में भर्ती थे और अपना इलाज करवा रहे थे। उस वक्त मुंबई पुलिस के कुछ कांस्टेबल उनकी निगरानी में थे। अपने जीजा की हत्या का बदला लेने दाऊद के गुर्गे AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल के साथ जेजे हॉस्पिटल में घुसे और करीब 500 राउंड से ज्यादा गोलीबारी की। अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहली बार किसी ने ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया था। इस गोलीबारी में शैलेश के साथ साथ 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर भी मारा गया, जबकि विपिन दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए जाने की वजह से बच गया। इधर दूसरी तरफ अपने पति के मर्डर के बाद हसीना पारकर की अंडरवर्ल्ड में एंट्री भी हो गई। हसीना ने अपने शुरुआत ही काफी डेयरिंग अंदाज में की। सबसे पहले उसने नागपाड़ा में अपने पसंद के गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके बाद हसीना यहीं से अपने काले कामों को अंजाम देने लगी। दाऊद इब्राहिम की बहन होना यही हसीना का सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट था। लोग अपने आपसी विवाद को सुलटाने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का सॉल्यूशन अब हसीना के पास आकर करने लगे थे। इसके बदले में हसीना उनसे छोटी मोटी रकम वसूलती। धीरे धीरे हसीना ने छोटे बड़े हर किस्म के बिजनेसमैन से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। प्रोटेक्शन मनी के नाम से एक्सटॉर्शन होने लगे। नागपाड़ा और उसके आसपास कोई भी बिजनेसमैन हसीना की परमिशन के बगैर अपना बिजनेस नहीं कर सकता था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई में कोई भी सरकारी बिल्डिंग भी हसीना की परमिशन के बगैर नहीं बनती थी। उस वक्त मुंबई में दाऊद की कुल मिलाकर 54 बेनामी प्रॉपर्टी थी, जिसे संभालने का काम भी हसीना करती थी। दाऊद को हसीना की ये सब हरकतें जरा भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बने। उसने अपनी बहन को रोका भी, पर हसीना को पावर की लत लग चुकी थी। दाऊद के लाख मना करने के बावजूद वो अपना धंधा बढ़ाती गई। रियल एस्टेट और घरेलू झगड़ों के अलावा हसीना का बहुत बड़ा हाथ फिल्म राइट्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहा।
ओवरसीज खास करके रशिया और मिडल ईस्ट के देशों में रिलीज होने वाली फिल्मों के राइट्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी हसीना का हिस्सा रहता था। मुंबई में केबल ऑपरेटर का झगड़ा भी काफ़ी फेमस है। अंडरवर्ल्ड के बाद शायद सबसे ज़्यादा फ़ोन खराबा भी इसी क्षेत्र में हुआ है। अपने इलाके बांटने के लिए केबल ऑपरेटर भी हसीना के पास ही आते थे। साल 2006 में एक सेटलमेंट के दौरान हसीना कानून के बछड़े में फंस गई। दरअसल मुंबई में जब स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का काम शुरू हुआ तो हमेशा की तरह हसीना भी इस डील में शामिल हो गई। बिल्डर कृष्ण मिलन शुक्ला और चंद्रेश शाह के साथ मिलकर उसने वडाला में एक स्लम क्लस्टर बनाने का प्लान बनाया। इस प्रोजेक्ट के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। इन रुपयों की सेटिंग के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवानी का संपर्क किया। विनोद ने एक और बिल्डर जयेश शाह की मदद से 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करके दिया, पर किसी कारण से ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाया। जब जयेश शाह ने अपने पैसे वापस मांगे तो विनोद अलवानी ने उसे सिर्फ 70 लाख रुपए वापस किए, क्योंकि बाकी की 30 लाख रुपए हसीना ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर अपने पास रख लिए थे। विनोद ने उन 30 लाख रुपए के लिए हसीना से काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर इसके बावजूद जब विनोद को पैसे वापस नहीं मिले तो आखिरकार विनोद मुंबई क्राइम ब्रांच में हसीना के खिलाफ कंप्लेंट करने गया, पर क्राइम ब्रांच ने भी हसीना के खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिखी। इसके बाद ये दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए और वहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच के खिलाफ ही कंप्लेंट दर्ज करवा दी। आखिरकार 6 महीने के बाद 21 अप्रैल साल 2007 में ये केस एंटी एक्सटॉर्शन ब्यूरो के पास गया और उसके बाद ही हसीना पर पहली बार पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुई। हसीना का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि एफआईआर की खबर भी उस तक पहुंच गई और पुलिस कुछ एक्शन ले सके उससे पहले वो फरार हो गई। यहाँ पर एक बात खास नोटिस करने वाली थी कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से हसीना के घर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर थी। पुलिस की इतनी जिल्लत और नाकामी के बाद सेशन कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए किसी भी हाल में 16 मई तक हसीना को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के अफसरों को जब ये नाकामी के बारे में सवाल किया तो जवाब मिला, गवाह तो छोड़िए साहब, कोई खबरी भी हसीना के खिलाफ जानकारी देना नहीं चाहता है। हालांकि इस घटना के बाद हसीना का पासपोर्ट दोबारा रिन्यू ही नहीं किया गया था, जो कि साल 2006 में ही एक्सपायर हो गया था। 16 मई के दिन हसीना कोर्ट में हाजिर तो हुई, पर तुरंत बेल पर रिहा भी हो गई। इसके बाद हसीना कभी भी कोर्ट तक नहीं गई। साल 2014 में रमज़ान महीने में रोज़े की हालत में हसीना की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हसीना की मौत के वक्त उसके पास 5,000 करोड़ की जायदाद थी।